कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड याओ एक बंद पुराने घर में थी। वो बहुत ही रो रही थी। हंसते हुए उसका बॉयफ्रेंड गोयन आता है। वो कहती है, मेरे डैड के कंपनी के बैंकरप्ट होने के पीछे तुम्हारा हाथ है ना? गोयन कहता हाँ। फिर वो पूछती है, मेरे हस्बैंड के जेल जाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? गोयन कहता है हाँ, ऑब्वियसली मैं हुयन जिसे नफरत करता था। उसे किसने कहा था इतना आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड और अमीर होने के लिए? इसी वजह से तो मैंने तुम्हें वो ड्रग दिया था ताकि तुम होया जिन के साथ इंटीमेट हो और उससे नफरत करो। और तुम बिल्कुल मेरे ही कहे गए रास्ते पर चल रही थी, जिस वजह से हुयन जी तुमसे इतना प्यार करता था। स्टिल जेल जाने के बाद उसने खुद को ख़त्म कर लिया है और अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। गुयन एक साइको इंसान था। वो याओ को सिर्फ अपने साथ रखना चाह रहा था। याओ सोचती है कि जब अब इस जन्म में उसका सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है तो वो जी के क्या करेगी, लेकिन वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली थी। वो अपने साथ साथ गुयन को भी मार डालती है और इस बिल्डिंग से दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन थैंकफुली याओ को एक और मौका मिलता है और वो रीबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती है जहां पर कि वो एक क्लब के बाहर खड़ी थी। उसे होश आते ही समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी बाहर खड़े कुछ लड़के आकर के उसे काफ़ी परेशान करने लगते हैं। याओ समझती है कि वो रीबर्थ लेकर के यहाँ आई हुई है। वो लड़कों से पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तभी हुयन जी वहाँ पर एंट्री लेता है और वो याओ को सेव करता है। उन बदमाश लोगों को पीटने के बाद वो याओ को अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है। याओ उसे गले से लगा लेती है। वो हुयन जी को दोबारा जिंदा देख करके बहुत ही खुश थी। हुयन जी उसे ज़्यादा बात नहीं करता है, सिर्फ से अपना अम्ब्रेला देता है और वहाँ से चले जाता है। याओ सोचती है पिछले लाइफ में तो हुयन जी को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तो इस बार ये इतना डिफरेंट कैसे है? खैर जो भी हो, इस बार जब उसे मौका मिला है तो वो कुछ भी करके हुयन जी को यहाँ अपना बना करके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हुयन जी को कार में देखते हैं। असल में वो भी रीबर्थ लेकर के आया था। पिछले जन्म में वो याओ के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका था। इसी वजह से इस जन्म में वो याओ से प्यार ना करने का डिसाइड करता है और उससे दूर रहने के बारे में सोचता है। इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर गोयन आता है। याओ फिलहाल उससे अचानक से ब्रेकअप नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल ही खुद को अलग कर लेती है। वो याओ को घर छोड़ता है। गोयन को याओ का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। घर जाते ही याओ के मॉम डैड उसका फिक्र करके पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, ये इतनी भीगी भीगी सी क्यों है। याओ अपने फैमिली मेम्बर अपने भाई को देख करके काफ़ी इमोशनल होकर के रोने लगती है। उन्हें समझ में तो नहीं आता है क्या हुआ, लेकिन पेरेंट्स थे, वो लोग उसका ख्याल ज़रूर कर रहे थे। रात में याओ सोच रही थी कि वो हुयन जी के करीब कैसे जाए। उसे बस एक मौके की तलाश थी। जब उसे याद आता है तो फिर वो अपने भाई के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि कल जो एक पार्टी होने वाली है मुझे उसमें भी ले करके चलना। उसका भाई कहता है, क्या बात है, बड़ा तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है? याओ कहती, हाँ अब सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा काम वाम कर लूँ। उसका भाई उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वहाँ पर पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है। याओ जानबूझ करके हुयन जी का अम्ब्रेला यहाँ लेकर के आए हुए थे। उसका भाई उसे यहाँ बड़े बिजनेसमैन से ना ही उलझने के लिए कहता है, वरना उनके फैमिली के लिए भी पंगा हो सकता था। तभी वहाँ पर पार्टी में हुयन जी एंट्री लेता है। याओ तो खुश होकर के उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन हुयन जी ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे याद ही नहीं है कि याओ कौन है। याओ कहती है, कल रात तुमने मुझे अम्ब्रेला ऑफर किया था ना, मैं वही लौटाने के लिए आई हूँ। हुयन जी कहता है, सिर्फ एक अम्ब्रेला ही तो है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसे इग्नोर करते हुए वो पार्टी में दूसरी तरफ चले जाता है। याओ को यहाँ पे लगता है कि क्या हुयन जी को सच में याद नहीं है कि कल वो उससे मिला था। वो इतना वियर्ड बिहेवियर उससे क्यों कर रहा है? पिछले जन्म में तो वो उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस था। हुयन जी का दोस्त उसे छेड़ भी रहता कि भाई वो भोली भाली लड़की तेरे प्यार में लट्टू हुए, देख तो कैसे तुझे देख रही है, तो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, इतनी खूबसूरत तो है। हुयन जी कहता है, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते हैं, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं। इधर याओ कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार हुयन जी उससे वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है।
उसके दोस्त को पता था कि हुएन जी को किसी का टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा था। भले ही हुएन जी याओ से खुद को दूर रख रहा था, लेकिन वो उसे किसी और के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं कर रहा था। लौटते समय उसका भाई कह रहा था कि तुम्हें सच में हुएन जी ने अपना अम्ब्रेला दिया था। याओ कहती है हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो इतना वियर्ड मेरे साथ बिहेवियर कर रहा था। याओ दिमाग लगा रही थी, पिछले जन्म में हुएन जी उसका इतना केयर करता था, उससे इतना प्यार करता था, और इस जन्म में वो इतना इनडिफरेंट उसके साथ बिहेव कर रहा है जैसे कि वो सच में उसके लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर ही है। वो दिमाग लगा करके अगले दिन हुएन जी के कांटेक्ट में आने के लिए सीधे ही उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। वो उसकी कंपनी में जॉब करने का डिसाइड करती है। टैलेंट तो था ही उसका पास। उसका भाई उसे ऑल द बेस्ट विश करता है। अंदर हुएन जी अपने सिस्टर के साथ बैठा हुआ था। वो लोग कुछ नए इंटर्न्स के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनमें उसे याओ का भी यहाँ रिज्यूमे दिखता है। उसकी बहन ये फ़िलहाल कंपनी संभाला करती थी, हुएन जी दूसरी कंपनी संभाला करता था। जैसे ही याओ यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रही होती है, हुएन जी जल्दी से छुप जाता है। याओ फॉर्मली यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती है। उसकी बहन उसे कहती है तुम मुझे कोई 3 वैलिड रीज़न दो कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। याओ इससे काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करती है, और सच में उसकी जो सिस्टर थी वो इम्प्रेस हो जाती है और वो याओ को हायर कर लेती है, क्योंकि उसमें उसे अच्छा खासा टैलेंट दिखा था। याओ खुश हो जाती है और वो अगले दिन से जॉब पर आने के बारे में सोचती है। उसकी शादी हुएन जी बाहर आता है। उसकी बहन कहती है तुम एक इंटर्न से क्यों छुप रहे थे, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच। हुएन जी कहता है कि नहीं, बस मैं इससे थोड़ा दूर रहना चाहता था। उसकी बहन कहती है कहे तो इसे जॉब से मैं निकाल सकती हूँ दोबारा। हुएन जी कहते नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये टैलेंटेड है, अगर ये काम पर आना चाहती है तो क्या ही प्रॉब्लम है। उसकी बहन तो चाह रही थी कि उसके भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वहीं दूसरी तरफ याओ को फ्लावर बुके लेकर के गोयन आया था देने के लिए, लेकिन याओ बहाने से लेने से मना कर देती है, और ये चीज़ हुएन जी देख लेता है। उसे जलाने के लिए गोयन जानबूझ करके याओ के फेस को टच कर रहा था। याओ को ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, और गोयन सोच रहा था कि याओ का बिहेवियर उसके लिए क्यों ही बदला बदला हुआ है। हुएन जी जब ये देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। इधर वो जानबूझ करके अपने सिस्टर के साथ थोड़ी देर बैठ करके डील वील के बारे में बात करता है। ऐसा पहले हुएन जी ने कभी किया नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तभी याओ वहाँ पर आती है तो उसकी बहन समझ जाती है कि हुएन जी उसी के लिए रुका हुआ था। हुएन जी याओ के लिए वेट कर रहा था, लेकिन आने के बाद ऐसे दिखाता है जैसे कि वो तो यहाँ पर अपने काम से रुका हुआ है। याओ यहाँ पर उसके सिस्टर के साथ जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के आई थी उसके बारे में बात करती है। हुएन जी वहाँ से जा रहा था तो याओ उसे रोक करके बात करने का कोशिश करती है, गलती से उसका हैंड टच कर लेती है। हुएन जी यहाँ पर बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। उसने गुयन की अच्छी खासी पिटाई लगवा दी थी अपने गार्ड लोगों से। लोगों ने गुयन को वार्न किया था यान से दूर रहने के लिए। हुएन जी सोच रहा था कि क्या याओ सच में बदल गई है, या फिर अब भी जब वो उससे रिलेशनशिप में आएगा तो वही सब कुछ होने वाला है। याओ बाहर निकलती है तो वो हुएन जी के कार को देखती है। अपना फ़ोन साइलेंट करके जानबूझ करके अंदर रख देती है और बहाना करके बोलती है असल में उसको फ़ोन मिल नहीं रहा है तो वो टैक्सी भी नहीं बुक कर सकती है। उसका दोस्त उस समय ड्राइव कर रहा था तो वो जानबूझ करके याओ को लिफ्ट दे देता है। वो चाहता था कि हुएन जी और याओ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि उनके बीच थोड़ा प्यार मोहब्बत तो हो ही सके। रास्ते में यहाँ पर हुएन जी को घूरते हुए जा रही थी। वो सोचती है कि वो कितनी बेवकूफ़ है, इतने हैंडसम बंदे को वो पिछले लाइफ में भाव नहीं दी थी, कितना खूबसूरत है ये। वो उसके फ्रेंड से हुएन जी के बारे में पूछ रही थी, इसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है ना कोई। हुएन जी अपने दोस्त को उसकी पर्सनल लाइफ की बातें नहीं शेयर करने के लिए बोलता है। आफ्टर दैट वो लोग याओ को उसके घर छोड़ देते हैं। हुएन जी घर जाता है तो उसकी मॉम उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो दिखाती है, जिनमें से कि उसे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। उसका एक सीक्रेट कमरा था जिसमें कि किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। उसकी बहन अपनी माँ से बताती है कि असल में याओ नाम की एक इंटर्न ने कंपनी में जॉब ज्वाइन किया है, और मुझे लगता है कि उसका और हुएन जी के बीच कुछ तो चल रहा है। आज जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा ना तो हुएन जी ने डिस्गस्टेड फील नहीं किया। इसी वजह से मुझे ऐसा लगा
कुछ ना कुछ तो उन दोनों के बीच चल रहा है। उसकी मॉम जल्दी ही उन दोनों का टाका भिड़ाने का बात करती है। वो कहती है कि मैं खुद पर्सनली याओ से मिलने के लिए जाऊंगी। मैं भी तो देखूं जरा कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे के दिल को रिझाई हुई है। अगले दिन याओ कंपनी के पार्टी का सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सेट कर रही थी। तभी वहाँ पे वो नोटिस करती है कि अभी तो एक एक्सीडेंट होने वाला था। उसे अवॉइड करके वो जा ही रही थी। तभी वो हुएन जी की मॉम को देखती है। वो सोचती है वो यहाँ क्या कर रही है, तो उनसे बात करने के लिए चली जाती है। वो किसी रूम का एड्रेस ढूंढ रही थी, तो यहाँ उन्हें उनकी तरफ लेके जाने लगती है। तभी अचानक से ऊपर से एक भारी चीज़ नीचे गिरने लगती है। उसकी मॉम को बचाने के लिए याओ उन्हें धक्का दे देती है और याओ को बचाने के लिए हुएन जी बीच में आ जाता है, जिस वजह से चोट उसे लग जाता है। याओ जिस एक्सीडेंट को टालने का कोशिश कर रही थी वो टल तो गया, लेकिन इस बार इंजर्ड हुएन जी हुआ। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसकी मॉम को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि उसकी वजह से बेचारी याओ भी इंजर्ड होने वाली थी। जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब हुएन जी की मॉम जानबूझ करके याओ को घर पर खाने पर इनवाइट करती है। ये कहे कि अब तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें मेरे घर पर खाने पर तो चलना पड़ेगा। हुएन जी याओ को आने से मना कर रहा था, लेकिन याओ तुरंत ही हाँ कह देती है और कहती है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि याओ को पता चलता है कि ये हुएन जी का सीक्रेट कमरा है जिसमें जाना किसी को अलाउड नहीं है। तो उसको अलग ही चुल मच जाती है उस कमरे में जाने की। वो सोचती है कैसे ना कैसे करके तो वो देखेगी आखिरकार हुएन जी का क्या सीक्रेट है जो वो किसी को भी इस कमरे में जाने नहीं देता है। जैसे उसे मौका मिलता है तो वो काफ़ी कोशिश करने के बाद पासवर्ड वगैरह डालने के बाद उस कमरे में एंटर करती है। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, लाइट जलानी ही वाली थी कि तभी हुएन जी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ को खींचते हुए कमरे से बाहर निकालता है। वह कहता है तुम्हें समझ नहीं आता प्राइवेसी का मतलब। असल में उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ याओ के ही फ़ोटोज़ भरे पड़े थे और वह नहीं चाहता था कि वो याओ के ऑब्सेशन को जाने। वो लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। उसकी माँ तो याओ को यही रोक वोक रही थी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता। इसी वजह से याओ कहते नहीं आंटी मैं फिर कभी आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। वो ज़बरदस्ती हुएन जी को याओ को घर छोड़ने के लिए बोल देती हैं। रात में वो अपने हस्बैंड को याओ के बारे में बता रही थी, तो वो कहते हैं कि याओ तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, उनका बेटा उसमें इंटरेस्ट जो ले रहा है। कोई बात नहीं, मैं जा कर के कल उससे मिलता हूँ, तुम तो मिल ही ली हो। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। याओ भी उस पार्टी में थी जहाँ पर कि हुएन जी के डैड आए हुए थे। वो तो उसे देखते ही पहचान जाती है और उससे बातें बातें करके उन्हें फुल ऑन इम्प्रेस कर देती है। तभी वहाँ पे याओ से जलने वाली दो लड़कियाँ आ जाती हैं और उसको इंसल्ट करने का कोशिश करने लगती है। बड़ी आई गरीब कहीं कि हमारे जैसे एलाइट क्लास में आने वाली, लेकिन याओ उन्हें भी अच्छा जवाब देती है। हुएन जी के डैड तो फुल ऑन इम्प्रेस हो जाते हैं। हुएन जी इन चीज़ों को देख रहा था और अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, ये जो दो लड़कियों की इतनी चुल मची हुई है ना, थोड़ा इन्हें सबक सिखा करके आना तो बड़ा है मेरी होने वाली बीवी को परेशान करने वाली। आफ्टर दैट याओ जो है हुएन जी के डैड के साथ चली जाती है ऑक्शन वगैरह में, जहाँ उसे एक नेकलेस काफ़ी पसंद आता है और हुएन जी के डैड उसके लिए ख़रीद देते हैं। हुएन जी उसे गिफ्ट समझ करके रख लेने के लिए कहता है। याओ कहती है नहीं नहीं 50 मिलियन बहुत ही महंगे होते हैं। घर जाकर के हुएन जी के डैड अपनी वाइफ को बता रहे थे याओ सच में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर हमारे बेटे से उसकी शादी हो जाए ना तो वो उसे सुधार ही देगी। इधर याओ घर जाती है तो उसका भाई उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा था और कहता है यार मुझे पता चला कि हुएन जी जो बॉस हैं उनके डैड ने तुम्हें 50 मिलियन का ये नेकलेस गिफ्ट किया है। तुम तो सच में काफ़ी टैलेंटेड होते आ रही हो। एक काम करना है ना, अगले कुछ बिजनेस मीटिंग में भी तुम्हें मेरे साथ चल लेना। साथ ही में याओ को पता चलता है कि जिन लड़कियों ने याओ को ताना वाना दिया था हुएन जी ने उसे अच्छा खासा सबक सिखाया। तो वो समझ जाती है आ रहा है धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। अगले दिन उसका भाई याओ को कहीं लेकर के जाता है। पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ था जहाँ पर कि एक लड़का आकर के याओ को छेड़ने लगता है, तो उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करता है और ये चीज़ हुएन जी का फ्रेंड देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि दूसरा लड़का याओ को पटाने का कोशिश कर रहा है।
वो तुरंत ही हुएन जी को कॉल करता है और कहता है भाई आजा, वरना तेरी होने वाली बंदी को तेरा लव राइवल पटा लेगा। हुएन जी वैसे तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने वाला था, लेकिन अब बंदी किसी और के साथ जा रही हो तो मीटिंग कैसे ही दिखती है। तो वो सब कुछ छोड़ करके तुरंत ही यहाँ को देखने के लिए वहाँ पहुँचता है। हुएन जी का फ्रेंड उन्हें रोकने का कोशिश करते ही चक्कर में उसे पता चलता है कि ये असल में याओ का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, बल्कि इसका बड़ा भाई है। अब वो काफ़ी एम्बेरस हो जाता है कि वो याओ के बड़े भाई से लड़ झगड़ रहा था। तब तक वहाँ पर हुएन जी भी आ जाता है। अब वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। उसका फ्रेंड उसे कहता है असल में कुछ गलत फहमी हो गई थी, ये तो याओ का बड़ा भाई है। खैर अब जब तुम आ ही गए हो तो अंदर ही चल लो। अब याओ भी यहाँ पर उसे काफ़ी इंसिस्ट कर रही थी, तो हुएन जी उसकी बात मान जाता है। हुएन जी का फ्रेंड और याओ का बड़ा भाई दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। हम दोनों की जो दोस्त और बहन है ना, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना इनकी सेटिंग भिड़ाने का कोशिश करें। वो दोनों मान जाते हैं। हुएन जी का फ्रेंड जानबूझ करके उन्हें किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के बहाने उन्हें अकेले भेज देता है और जानबूझ करके स्टोर रूम का डोर लॉक कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो याओ घबरा करके हुएन जी को हक कर लेती है। वो नोटिस करती है कि उसे खुद हुएन जी को अंधेरे से डर लगता था, तो वो अपना छोड़ करके उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी। इस बात पर हुएन जी नोटिस करता है कि ये बातें तो याओ को शादी के बाद पता चली थी, तो इस जन्म में याओ को शादी से पहले कैसे ये बातें पता चल गई। कहीं वो भी तो रिबर्थ लेकर के नहीं आई है ना। वह इस बारे में उससे पूछ ही रहा था कि तभी हुएन जी का फ्रेंड आ जाता है। बाहर निकलने पे याओ को ऑफिस से कॉल आता है और उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। ऑफिस में जानबूझ करके हुएन जी के मॉम डैड हुएन जी के सिस्टर को कह रहे थे कि याओ और हुएन जी को एक ही प्रोजेक्ट में लगा दो। कैसे भी करके वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो प्यार मोहब्बत जल्दी होगा। याओ यहाँ पर आती है तो वो दोनों छुप जाते हैं। याओ को उसकी बहन इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तो याओ ये प्रोजेक्ट हुएन जी के साथ हैंडल आउट करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो लोग बहाना करके याओ को घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि प्रोजेक्ट पर काम करने के बहाने याओ को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रख रहे थे। हुएन जी भी यहाँ पर आता है। वो याओ को देख करके चौंक जाता है। तब उसके घर वाले बताते हैं कि वो इसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ रह रही है। खाना वाना खाने के बाद हुएन जी अपने मॉम डैड के प्रेशर में आकर के याओ को घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो जानबूझ करके याओ को कड़वी बातें बोलता है ताकि वो उससे दूर ही रहे। वो कहता है कि उस दिन अगर उसकी जगह कोई इंसान स्ट्रेंजर भी रहता ना, तो यहाँ पर वो उसे सेव करता। याओ कहती है अगर तुम्हें मुझे घर नहीं छोड़ना था तो तुम पहले कह देते, इतना इंसल्ट करने की क्या ही ज़रूरत थी। हुएन जी जानबूझ करके याओ को अपने से दूर ही रहने के लिए ऐसा बोलता है। याओ घर पहुंचती है तो गुएन उससे बात करने के लिए आया हुआ था। वो उसे कहता है कि हुएन जी तुम्हें बुली कर रहे हैं क्या काम करने के बहाने। याओ कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब गुएन को लगने लगता है कि याओ उससे दूर हो रही है, और अगर वो उससे दूर होगी तो फिर वो हुएन जी को कैसे ही सबक सिखाएगा और उसे कंट्रोल में करेगा। तो वो अपना एक चाल चलता है। अगले दिन वो याओ के ऑफिस पहुंचता है और कहता है उसके डैड के कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो जानती थी उसके डैड के कंपनी में गुएन का अंकल भी काम करता है, और हो सकता है कि उसी की वजह से उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई हो। तो वो गुएन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गुएन ने उसकी कार में नशे की दवा मिला करके याओ को दे दिया था, जिस वजह से कि वो बेहोश हो जाती है और वो उसे किडनैप करके वहाँ से लेके जा रहा था। याओ जैसे तैसे करके यहाँ पर हुएन जी को इन्फॉर्म करती है कि वो उसे आ करके सेव कर ले। गुएन अभी याओ को वहाँ से लेके जा ही रहा था कि तब तक हुएन जी वहाँ पर आ जाता है। गुएन से सेव करते हुए याओ को वहाँ से लेके जाता है। वो कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, डॉक्टर को मैंने बुलाया है, वो आता ही होगा। याओ से कहती है कि मुझे नहीं रुकना है, क्या तुम रोमांस नहीं कर सकते हो। हुएन जी कहता है आँखें खोल करके देखो कि मैं कौन हूँ। याओ कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम हुएन जी हो और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये बात याओ से कहती है तो फिर हुएन जी नहीं रुकता है और वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब याओ की नींद खुलती है तो कल रात जो कुछ हुआ उस वजह से लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी।
हुएन जी यहाँ पर आता है, याओ को शादी का रिंग दे करके उससे शादी करने के लिए बोलता है। याओ तुरंत ही मान जाती है और यहाँ से उनका एक रियल रिलेशनशिप का शुरुआत होता है। हुएन जी को पता नहीं था कि याओ के साथ उसका फ्यूचर क्या होगा, स्टिल वो उसे खुद से दूर नहीं रख पा रहा था। याओ घर पहुंचती है, उसकी मम्मी से पूछ रही थी कि वो पूरी रात कहाँ थी। याओ बहाना कर देती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर रुक गई थी और उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन उसका भाई तो समझ गया था कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इधर घर पर हुई जी अपने मॉम डैड को बता देता है कि असल में वो याओ से शादी करने का प्लान कर रहा है। उसके पेरेंट भी थोड़ा चौंक जाते हैं कि याओ थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हुई जी को हाँ नहीं कह दी, लेकिन वो खुश थे। वो दोनों यहाँ से लिव इन में रहने का डिसाइड करते हैं। फियांसे तो वो हुएन जी की बन ही चुकी थी, मतलब शादी होने भर का देर था। हुएन जी उसे उसी घर में लेकर के जाता है जहाँ पर कि शादी के बाद वो दोनों रहा करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। या को डाउट होने लगता है इस पर सब कुछ अलग कैसे है, क्या हुएन जी भी रिबर्थ लेकर के आया हुआ है। उसका डाउट यहाँ पर बढ़ने लगता है। रात में याओ हुएन जी को वापस से रोमांस करने के लिए उकसाती है, लेकिन वो उठ करके बहाना करके वहाँ से चले जाता है। अगली मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करके रखा हुआ था। फुल ऑन पैम्पर मूड में था वो। याओ की सारी बातें मानना, उससे प्यार जताना, सारा गुस्सा सारा अकड़ूपन याओ के सामने बिल्कुल उसका नील बटे सन्नाटा हो जाता था। याओ यहाँ पर खुश थी कि फाइनली हुएन जी अब उससे अपना प्यार जताने ही लगा है। वो कंपनी जाती है जहाँ पर कि याओ को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। हुएन जी भी अपने काम में अब फोकस था। याओ और वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहा करते थे। हुएन जी काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहता था, लेकिन वो यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल नहीं छोड़ता था। याओ एक दिन गलती से हुएन जी को उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जो कि आज से 2 महीने बाद होने वाला था। वही सोचती है कि पिछले लाइफ में तो आज से 2 महीने बाद ये सब कुछ हुआ था, इस बार चीज़ें अलग क्यों है। हुएन जी सच में रिबर्थ ही लेकर के आया है क्या। वो जानबूझ करके जाकर के उसके साथ फ्लर्ट करती है। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को किस करके वहाँ पर सो जाते हैं। हुएन जी याओ के साथ बेबी करना तो चाह रहा था अनटिल उसे सच में प्यार ना हो जाए। इधर याओ कुछ नए प्रोजेक्ट को संभाल रही थी। सारे उसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन कंपनी में हमेशा कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी टैलेंट से जलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे लोग थे। याओ उन्हें इग्नोर करके अपने काम पर फोकस की हुई थी। ये बंदा गोयन से भी मिला हुआ था। गोयन के ही कहने पर वो याओ पे यहाँ पर नज़र रखा हुआ था। ये बात याओ को फ़िलहाल पता नहीं था कि उस पर कंपनी में ऐसी नज़र रखी जा रही है। दूसरी तरफ याओ को पार्टी वार्टी में जाना था, तो वो हुएन जी से ड्रेस वगैरह पूछती है कि वो कौन सा पहने, क्योंकि ये उनकी क्लास यूनियन की पार्टी थी। हुएन जी को थोड़ी जेलसी तो होती है, क्योंकि वहाँ पर हैंडसम लड़की भी तो आने वाले थे। पार्टी वार्टी से याओ यहाँ पर लौटती है तो उसे कॉल आता है। असल में उसे पता चल चुका था कि गोयन के जो अंकल हैं वो उसके डैड की कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं, और अब वो उसके खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर देती है ताकि वो उसे कंपनी से निकाल करके जेल भेज सके और अपने डैड को समय पर बैंक करप्ट होने से पहले बचा सके। इससे पहले वो यहाँ पर कोई भी अपनी चाल नहीं चलने का डिसाइड करती है ताकि गोयन या उसका अंकल अलर्ट ना हो जाए। हुएन जी को भी ये बात पता था, क्योंकि पिछले टाइम में तो ये सब कुछ हो चुका था, तो वह याओ का इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था। याओ को पता नहीं था, लेकिन हुएन जी उसका हेल्प कर रहा था, जिस वजह से उसका काम काफ़ी आसानी से हो जाया करता था। हुएन जी धीरे धीरे याओ को लेके इतना ऑब्सेस होते जाता था कि घर पर वापस आते अगर उसे याओ ना दिखे तो वह पागलों की तरह बिहेव करने लगता था। याओ को धीरे धीरे हुएन जी का ये ऑब्सेशन साफ दिख रहा था, और वो ये सोच रही थी कि प्यार तक तो ठीक था, लेकिन वो अगर इसी तरीके से ऑब्सेस रहा तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ना। कभी भी हुएन जी ड्रंक होकर के आता तो वो याओ के साथ इंटीमेट होता था, और वो इतना फोर्सफुल होता था कि वो उसे वार्न करता था कि याओ उसे छोड़ करके जाने के बारे में कभी भी ना सोचे। यहाँ पर इन बातों को इग्नोर ही कर देती है, क्योंकि वो जानती थी हुएन जी उससे प्यार करता है और वो उसके लिए लॉयल है। अगली सुबह हुएन जी अपनी गलती के लिए याओ से माफ़ी मांगता है कि वो नेक्स्ट टाइम से अपने आप पर कंट्रोल रखेगा। याओ कहती है कि बस तुम मुझे हर्ट मत करो, प्यार करना अलग बात है, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ।
अगले दिन हुयन जी याओ को एक काफ़ी खूबसूरत सा वॉच गिफ्ट करता है जो कि याओ को बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत ही महंगा भी था। याओ अपने अंकल के सारे फ्रॉड को अब सामने लाने का प्लान कर चुकी थी। अंकल के चक्कर में गोयन से भी तो उसका पीछा छूटने वाला था। अगले दिन वो अपने प्रोजेक्ट को वगैरह को वहाँ पर शो ऑफ करने के लिए जाती है। बिल्कुल सही उसका प्रेजेंटेशन गया था। यहाँ पर हुयन जी को जेलस होता है कि वो एक लड़के के साथ काम कर रही है, तो तुरंत इस लड़के का ट्रांसफ़र करा देता है और उसकी जगह अपनी बहन से बोल करके किसी लड़की को हायर कर देता है। यहाँ को तो पता ही नहीं था कि जेलसी में आ करके हुयन जी ने असल में उस लड़के को हटा करके दूसरी लड़की को उसके जॉब पर रख दिया है। वो उसे ये दिखा रहा था कि कोई बात नहीं, लड़के भी तो टैलेंटेड ही होती हैं। अब याओ को लगने लगता है यार ये बंदा जेलस हो रहा है क्या, बट वो उससे ये बात पूछती नहीं है। हुयन जी ने याओ को नया कार गिफ्ट किया था, तो याओ हुयन जी को उस कार में अंदर लेकर के जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन ही गोयन की आंटी आ जाती है याओ से मिल करके हेल्प लेने के लिए। वो होयन जी को छुपने के लिए बोलती है। उसकी आंटी आकर के याओ से रिक्वेस्ट कर रही थी। याओ साफ तौर से कह देती है कि देखो मैंने गोयन को जेल इसलिए भेजा है क्योंकि वो अपने अंकल के साथ मिल करके फ्रॉड कर रहा था, तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। इनके जाने के बाद वो हुयन जी को सारी बातें बताती है। हुयन जी को धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि याओ गोयन से अब प्यार नहीं करती है। याओ को अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए जाना था, तो हुयन जी यहाँ पर उसका मदद भी करता है। लेकिन जब वो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी तब गलती से यहाँ पर हुयन जी का दिया हुआ वॉच उसके हाथ से खुल के नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इसकी थोड़ी ही देर बाद हुयन जी अचानक से उससे मिलने के लिए आ जाता है और उसे वो वॉच वापस से पहनने के लिए कहता है। याओ को तो लगता है कि हुयन जी उससे इतना प्यार करता है, लेकिन जब वो उस वॉच को बनवाने के लिए जाती है तो पता चलता है कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हुयन जी तुम्हें ट्रैक कर रहा है। याओ को ये बात पता चलता है तो वो हुयन जी से बात करने के लिए जाती है। वो उसे ना तो डांटती है ना ही गुस्सा करती है, सिर्फ उसे भरोसा दिलाती है कि वो यहाँ पर कभी भी हुयन जी को छोड़ करके नहीं जाएगी। वो इस बात का वादा करती है। हुयन जी कहता है सॉरी, मैं तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऐसा किया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहती है। इधर हुयन जी और उसकी बहन दोनों ही मिल करके याओ को और उसके डैड की कंपनी को बचाने के लिए उसकी कंपनी से उन बदमाश लोगों को फाइनली निकाल देते हैं, जिसकी वजह से याओ के डैड की कंपनी बैंक करप्ट होने से बच जाती है। गोएन और उसके डैड उसके अंकल जेल में सड़ रहे थे। कहानी की एंडिंग में हुएन जी याओ को बताता है वो भी रीबर्थ लेकर के आया हुआ है, इसी वजह से वो शुरुआत से ही याओ से दूर रह रहा था। दूसरी बात उसे बताता है कि वो सच में उससे शादी करना चाहता है। तीसरी बात उसे अपने सीक्रेट कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ याओ की ही तस्वीरें थी। याओ भी उसे बताती है वो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है, इसी वजह से वो शुरुआत से ही हुएन जी के पीछे पड़ी हुई थी। फाइनली वो दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।